Yes, please come. Good afternoon. Good afternoon. Please have your seat. Can we have your resume, please? Yes, sir. Please introduce yourself to the panel. My name is Vidya. I am from Hisar in Haryana. We are 5 members in my family. In my qualification, after my schooling, I have completed my DLED. After that, I have cracked the exam SSET. And after I have completed my graduation from Kurukshetra University. And after that, I have completed my masters in geography. And after that, I have completed my PhD. In my hobbies, I like gardening and searching new ideas from net, and I like reading. Your hobby is, you said, gardening. Yes, sir. What type of gardening you have done? सर जैसे गार्डनिंग में जैसे मैं अपने घर के आंगन में उगाती हूँ, जैसे डेली बेस पे जो सब्जियाँ होती है जैसे पालक, धनिया और जैसे छोटे पौधे जैसे तुलसी और नींबू जैसे जामुन, इस टाइप की मैं या फ्लावर्स के जो पौधे होते हैं वो अपने घर के आंगन में मैं उगाती हूँ। Good. तो मैम मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। जी सर। केवीएस के आप जो आए हैं ऑब्वियसली इंटरव्यू देने, तो केवीएस का मोटो के बारे में पता है आपको? व्हाट इज द मोटो ऑफ केवीएस? सर केवीएस का जो मोटो है तत्तम पोषणम अपावरणम। अच्छा, क्या इसका मतलब क्या सर होता है? इसका मतलब होता है कि हे सूर्य, ज्ञान पर छाए आवरण को हटाओ। अच्छा, गुड। आपकी स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस की अगर हम बात करें जी सर। तो आप मुझे 30 सेकंड में बता सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या और वीकनेसेस क्या क्या? सर स्ट्रेंथ के अंदर मैं हार्ड वर्किंग हूँ और एक्टिव लर्नर रहती हूँ हमेशा और टाइम की पंक्चुअल हूँ। ओके। और वीकनेस के अंदर मैं इमोशनल हो जाती हूँ सर जल्दी, दूसरों की प्रॉब्लम को देखकर जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ सर, वीकनेस में फील करती हूँ। ओके, तो अभी तक ना मैं आपको बताता हूँ। देखिए मिस विद्या, प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत सारे इंटरव्यूज लेते हैं ऑलरेडी, राइट? तो हम जब वीकनेसेस की बात करें तो बहुत सारे हमारे जो कैंडिडेट्स हैं काफी हाई परसेंटेज में हमें सुनने को मिलता है कि इमोशनली थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वीक है। तो हमारा कंप्लीट पैनल ये सोचता है कि ये जो एक इमोशनल वल्नरेबिलिटी है ना, ये एक बहुत ही बड़ी वीकनेस है क्लास हैंडलिंग के टर्म्स में। हो आप छोटे बच्चे भी हो या बड़े बच्चे हो, कुछ भी हो, तो इमोशनली थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, पेशेंट और काम माइंड का होना पड़ेगा। बट अगर आपको इमोशंस टेक ओवर कर लेंगे ना, तो फिर आपको क्या कंप्लीट मैस हो जाएगा। और अगर टीचर का मैस हो गया तो क्लास का मैस हो जाएगा। तो ये आप अगर इस वीकनेस पे आपको काम करना हो तो आप अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे लाएंगे, वल्नरेबिलिटी को कैसे कम करेंगे? सर ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा डीपली इमोशनल नहीं होती हूँ, एक बार इमोशनल होके जल्दी ही मैं उसके ऊपर ओवरकम पा लेती हूँ। ओके ओके, ठीक है। तो आपने लिखा है कि आई वांट टू बिकम एन आइडियल टीचर, तो एक आइडियल टीचर क्या होता है? सर एक आइडियल टीचर वही होता है जो अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाए, अपनी पूरी क्लास को एंगेज करे ताकि बच्चों को टॉपिक अच्छे से समझ आए और बीच बीच में उनसे क्वेश्चनिंग कर सकता है, अपने टॉपिक को बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ा सकता है। अच्छा, एक टर्म यूज किया जाता है क्लासरूम मैनेजमेंट, क्या होता है? क्या है क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर हम जैसे कि बच्चों की सीटिंग को लेकर मैनेजमेंट कर सकते हैं और दूसरा हम उसको जैसे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे जो इंटेलिजेंट बच्चे मीडियम है, थोड़े से लोअर हैं, उनके अकॉर्डिंग भी हम मैनेजमेंट कर सकते हैं और यही सर। अच्छा, एक दो बच्चे हैं वो क्लास में डेली लेट आते हो, मतलब हैबिचुअली लेट कमर्स हैं। जी सर। तो क्या करोगे आप? सर पहले तो मैं देखूंगी कि उनका रीजन क्या है लेट आने का, कहीं वो दूर से नहीं आ रहे हो या फिर उनको ट्रैफिक में आते वक्त कोई परेशानी है, मतलब मेन प्रॉब्लम उनकी क्या है पहले तो मैं वो देखूंगी और फिर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो सोल्यूशन मेरे से निकलेगा मैं वो निकालने की कोशिश करूंगी और दूसरा मैं प्रिंसिपल की भी सहायता इस बारे में ले सकती हूँ। मुझे एक क्वेश्चन आपसे ये भी करना जो आपने आंसर दिया। सपोज कोई स्टूडेंट्स हैं जो हैबिचुअली लेट आ रहे हैं और मुझसे स्टूडेंट्स को आप कहते हैं कि हम दूर से आते हैं इसलिए लेट हो रहे हैं। अब ऑब्वियसली क्लास के बच्चे जितने भी हैं, कोई पास से आएगा, कोई दूर से आएगा, तो फिर जो दूर से आ रहा है ये एक्सक्यूज दे रहे कि दूर से आ रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे? इस एक्सक्यूज के लिए क्या आप जस्टिफाई करोगे? इस केस में मैं उनके पेरेंट्स से बात करूंगी कि और कोई स्कूल की तरफ से अगर कोई पॉसिबिलिटी है अगर उन्हें वो करने की तो मैं वो प्रिंसिपल से बात करके वो करवाऊंगी। दूसरा तो सर यही है कि मैं उनके पेरेंट्स से बात करूं कि वो थोड़ा सा उनको जल्दी छोड़ने की वो करें
तो यही सब ओके ये प्लीज आपने कहा था कि आपको क्लास इंटरेस्टिंग करना है, जी सर। ये आपकी स्ट्रेंथ है कि जी, आपको क्लास को इंटरेस्टिंग करना है। जी सर। आप इसे थोड़ा एलाबोरेट करके हमें बताएंगे कि आप क्लास को इंटरेस्टिंग करने के लिए क्या करेंगे exactly? क्योंकि सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जी सर। बहुत से स्टूडेंट्स को ज्योग्राफी से डर लगता है, जी सर। तो आप इंटरेस्टिंग कैसे करेंगे ज्योग्राफी? सर एक तो ज्योग्राफी को मैं जो मेरा टीचिंग मेथड होगा वो मैं बोर्ड का यूज करके टर्म को बिल्कुल सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगी। दूसरा मैं मॉडल का यूज करके या फिर मैं ज्योग्राफी के अंदर जैसे मैप का यूज करूंगी, उसको हर एक लोकेशन के बारे में बताऊंगी ताकि वो क्लास को लाइव बना सके। दूसरा रियल एग्जांपल दे सकते हैं हम अपने आसपास के या फिर उनकी जो डेली लाइफ है उससे कनेक्ट कर सकते हैं उन चीज़ों को। तो इस टाइप से मैं अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाऊंगी। ठीक है, अब ये बताओ कि हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? हेरोडोटस। हेरोडोटस, राइट आंसर। अब जैसे आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाना है, जी सर। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में एक टर्म आ जाता है कि ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। जी क्या सर। रहता है ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया? सर ड्रेनेज सिस्टम में 2 टाइप की ड्रेनेज होती है इंडिया के अंदर। एक जो नॉर्थर्न पार्ट की है, जो हिमालयन जो रिवर होती है, और एक होता पेनिसुलर जो रिवर होती है जो दक्षिणी भारत के अंदर बहती है। 2 टाइप की जो रिवर्स वो पाई जाती हैं। जो हिमालयन जो रिवर होती हैं वो सदाबहार होती हैं, हमेशा उनमें जल रहता है पूरे वर्ष भर। लेकिन जो पेनिसुलर जो रिवर होती है वो कभी कभी भी शुष्क हो जाती है। कुछ पेनिसुलर रिवर्स की एग्जांपल दे सकते हो आप? सर पेनिसुलर रिवर के अंदर जैसे कृष्णा है, गोदावरी है, नर्मदा है। ये नर्मदा पेनिसुलर रिवर है क्या? नर्मदा कहाँ की रिवर है? सर नर्मदा मिड इंडियन में जो रिफ्ट वैली के अंदर बहती है, विंध्याचल पर्वत की जो रिफ्ट वैली है जो अरब सागर में गिरती है। हाँ, अरब सागर में नर्मदा क्यों गिरती है? बाकी तो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। जी वो बे ऑफ बंगाल में इसलिए गिरते हैं जिनका स्लोप जो हमारा पेनिसुलर है उसका स्लोप थोड़ा सा ईस्टर्न टाइप में ज्यादा रहता है, इसलिए उनका फ्लो साइड होता है। वो एक रिफ्ट वैली से बहती है। अच्छा, तो इसलिए अमरकंटक एक जगह है, क्यों फेमस है अमरकंटक? सर अमरकंटक से बहुत सी नदियां जो है वो निकलती हैं, उनका उद्गम स्थल है अमरकंटक से। कहाँ पे अमरकंटक? कौन सी सर, स्टेट में है इंडिया का? अमरकंटक छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ या फिर एमपी में? सर एक्चुअली मेरे को परफेक्ट उसका तो अमरकंटक से एक फेमस रिवर का नाम बताओ कौन से? अमरकंटक जहाँ जिस रिवर का ओरिजिन जो अमरकंटक सर एक तो गंगा की जो एक मातर नदी है, सोन नदी जो राइट सोन साइड नदी। से बहती है, सोन नदी। एक महानदी निकलती है अमरकंटक से। महानदी अमरकंटक से निकलती है? महानदी कहाँ की फेमस रिवर है? सर महानदी उड़ीसा से अभी आपने नर्मदा बोले तो नर्मदा के अमरकंटक से नहीं है नर्मदा का ओरिजिन पॉइंट? जी सर वो भी निकलती है। ठीक है, तो नर्मदा बेसिक। नर्मदा। हाँ ठीक है। अच्छा, आपने डेमो प्रिपेयर किया है क्या? जी सर। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो? सर वोल्केनो। वोल्केनो के बारे में अच्छे से बताओ आज। ठीक है, डेमो। बोर्ड का यूज कर सकते हो वोल्केनो के बारे में। Good afternoon, students. How are you? You are good. Okay, very good. तो चलिए आज हम अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करते हैं। तो आप ये बताइए कि कल हमने कौन सा टॉपिक किया था? इंटीरियर ऑफ अर्थ। वेरी गुड, वेरी नाइस। इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर हमने कौन कौन सी लेयर देखी थी हमारी अर्थ की? आप बताइए बच्चे। क्रस्ट, वेरी गुड, ओके। सेकंड इज मेंटल, वेरी गुड। थर्ड इज कोर, वेरी गुड, वेरी नाइस। हमने 3 लेयर पढ़ी थी कल। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मेंटल जो होती है उसके अंदर क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है। मैग्मा चैम्बर होते हैं, जो चट्टानें हैं वो क्या होती है, पिघली अवस्था में होती है। और वो कब बाहर निकलती है, जो मैग्मा होता है वो कब बाहर निकलता है, इनकी जो हमारी क्रस्ट है जो जहां से वो वीक होती है वहीं से वो क्या है
बाहर निकलती है। तो क्या जब मैग्मा बाहर निकलता है तो लावा के रूप में बाहर निकलता है, काफी प्रेशर के साथ, उछाल के साथ उसमें से धूल कण और जो चट्टानें वो निकलती हैं, तो उसी को क्या कहते हैं हम, ज्वालामुखी। कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, है ना। एक इसके बारे में हम हमारे घर के अंदर एक अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारे घर में जैसे प्रेशर कुकर होता है, आपने देखा होगा आपकी मदर जो है जब सब्जी बनाती है अपने आपके घर में, जैसे कि अब कुकर में अगर देखते हैं तो ऊपर से उसका क्या होता है, ढक्कन बंद होता है और नीचे से क्या हीट प्रोवाइड हो रही है, तो उससे क्या निकलती है, सीटी निकलती है। जब हीट ज्यादा हो जाती है ऊपर से प्रेशर होता है तो सीटी निकलती है, कमजोर स्थान को पाकर जो गैस है वो बाहर निकलती है। वही चीज हम वोल्केनो के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो अच्छा, तो बच्चे आप ये बताइए कि आप वोल्केनो के बारे में और क्या जानते हैं, कितने टाइप का होता है वोल्केनो। अच्छा, आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वोल्केनो होगा, ठीक है। आज हम वोल्केनो के बारे में काफी विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोल्केनो। तो वोल्केनो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्थ की जो मेंटल होती है उसके अंदर से लिक्विड फॉर्म में कमजोर क्रस्ट को पाकर जो लावा है वो बाहर निकलता है। उसके अंदर काफी मात्रा में जल होता है और राख होती है, पिघली अवस्था में चट्टानें बाहर निकलती हैं। दो चीजें यहाँ पे यूज की जाती है, एक लावा एक मैग्मा। क्या डिफरेंस है दोनों में? मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है? सर जो मैग्मा होता है, जब अर्थ के अंदर मेंटल में जब चट्टानें पिघली अवस्था में होती है तो उनको मैग्मा बोला जाता है। लेकिन जब वो मैग्मा बाहर निकला था अर्थ की सरफेस के ऊपर तो उसको हम लावा बोलते हैं, ठीक है। तो वोल्केनो के अंदर 3 टाइप होते हैं वोल्केनो के। वो होते हैं एक्टिव वोल्केनो, सेकंड इज डोरमेंट volcano, third is extinct। ये डोरमेंट है, डोरमेंट है आपने? सर डोरमेंट, ओके। extinct volcano, ये क्या है, थर्ड क्या है? सर extinct, एक्सटिंक्ट। हाँ जी, एक्सटिंक्ट है, EXTIENT, यही होता है। श्योर जी सर। 3 टाइप के वोल्केनो होते हैं। नहीं, थर्ड टाइप में मिस्टेक किया, एक्सटिंक्ट होता है, एक्सटिंक्ट। सर यही होती है क्या है इसका एक्सटिंक्ट, स्पेलिंग? EXTINCT मिस्टेक कर रहा हूं। EXTIENT, सर ये मेरे को नहीं है। कंटिन्यू। थर्ड टाइप में सबसे पहले जो टाइप है वो तो है एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो में क्या करते हैं कि जैसे इसके नाम से ही पता चलता है एक्टिव, यानी कि जो वोल्केनो एक्टिव होते हैं, यानी कि एक बार विस्फोट हो गया किसी ज्वालामुखी से और वो लगातार उसके अंदर विस्फोट होते जा रहे हैं, उनको बोलते हैं हम एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। इस टाइप के वोल्केनोज जो है हमारे वर्ल्ड के अंदर, जैसे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का जो एरिया होता है वहां पर जो एक्टिव वोल्केनो, सर ये पैसिफिक ओशियन में, तो वहां पर जो एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं, एक किलायू वोल्केनो है जो हवाई द्वीप पे पाया जाता है यूएसए में, और एक मोनोलोआ है जो ये भी हवाई द्वीप के ऊपर पाया जाता है, जो एक्टिव वोल्केनो का एग्जांपल है। तो सेकंड इज डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो में क्या होता है कि एक बार ज्वालामुखी से विस्फोट हो गया और उसके बाद उसमें विस्फोट नहीं हो रहा है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में उसमें विस्फोट हो सकता है, आने वाले 3-4 साल में उसमें विस्फोट हो सकता है। वो होते हैं डोरमेंट वोल्केनो। विस्वेस जो वोल्केनो है इटली के अंदर, वो इसका एक एग्जांपल है। एक होता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट का मतलब कि जो एक कभी विस्फोटित हुए थे लेकिन अब उनमें कोई विस्फोट नहीं है और ना आगे कोई संभावना है कि उसमें विस्फोट होगा। तो वहां पर जैसे कि ये वोल्केनो है, ये मैग्मा चैम्बर से जो पाइप के थ्रू वोल्केनो निकलते हैं, इसको वेंट बोलते हैं, जो इस नली को वेंट बोला जाता है। और यहाँ से जो वोल्केनो में विस्फोट हुआ है और ये आगे कभी नहीं होगा, तो उसमें फिर क्या बनता है, यहाँ पर एक ऐसा गड्ढा सा बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेटर। क्रेटर बोला जाता है। कभी कभी इसके अंदर पानी भर जाता है तो इसको एक लेक का रूप दे दिया जाता है जिसको क्रेटर लेक बोलते हैं। तो ये 3 टाइप थी इसकी।
तो किसी को कोई क्वेरी इसके अंदर, आपको किसी को कोई डाउट हो अगर तीनों के अंदर? ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो ये प्रिडिक्ट कर सके कि डॉर्मेंट वोल्केनो कब अगली बार इरप्ट हो सकता है? सर नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। अर्थक्वेक में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो अर्थक्वेक्स को प्रिडिक्ट कर सके? सर नहीं, ऐसा कोई नहीं। प्लीज। तो ये तीनों टाइप की जो वोल्केनो है, इसमें किसी को अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए। नहीं है, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट होती है तो अर्थक्वेक आता है। आता है? जी सर। क्या वोल्केनोज भी आ सकते हैं? जी सर, वोल्केनो में भी अर्थक्वेक आते हैं। ठीक। ये तो हो गए टाइम के अकॉर्डिंग। इस टाइम के अकॉर्डिंग कौन कौन से थे? एक होता है जो अर्थ सरफेस के ऊपर स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, कई वोल्केनो जो विस्फोट होता है वोल्केनो के अंदर से, और वो कई टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं। उनके अकॉर्डिंग भी हम वोल्केनो को डिवाइड कर सकते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग कौन कौन से हैं, आइए हम वो देखते हैं। एक होता है शिल्ड। शिल्ड वोल्केनो। सेकंड इज कंपोजिट। कंपोजिट वोल्केनो। थर्ड इज फर्न बेसाल्टिक वोल्केनो। फोर्थ इज मिड ओशियन रिज। मिड ओशन रिज को थोड़ा सा बता दो। सर मिड ओशियन रिज के अंदर क्या होता है कि हमारी दो प्लेटें होती हैं, एक उस साइड जा रही थी, दूसरी साइड जा रही थी। क्या क्या बोलते हैं? सर उनको अपसारी। ठीक है। डाइवर्जेंट जो बाउंड्रीज होती है। डाइवर्जेंट कौन सी है? जब दो प्लेटें एक दूसरे के खिलाफ, मतलब एक अपोजिट में अपोजिट जब वो आपस में टकरा रहे हैं तो? सर आपस में टकरा रही हैं तो वो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाएगी, जिसको अभिसारी प्लेट बोलते हैं। कन्वर्जन बोल सकते हैं सर, इंग्लिश में कन्वर्जन बोल सकते हैं। ठीक है। तो मिड ओशियन रीज में क्या होता है कि अपोजिट साइड में दो प्लेटें हैं, वो मूव कर रही है, और वहां से जब वो ये देखिए जिस प्रकार से सर ये प्लेटें हैं, ये एक दूसरे से अपोजिट साइड में जा रही है। तो यहाँ से जब दोनों के अंदर खिंचाव होगा तो यहाँ से जो है क्रस्ट जो है वो कमजोर हो जाती है, और कमजोर क्रस्ट को पाके लावा बाहर निकलता है। तो मिड ओशियन के अंदर क्या होता है कि ऐसी लंबी लंबी पर्वत श्रृंखलाएं बन जाती है, वोल्केनो का विस्फोट होता है और लंबी पर्वत श्रृंखलाएं बन जाती हैं, जो कम से कम 70,000 किलोमीटर लंबी भी हो सकती है। ठीक है। इसी के पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा टाइप्स ऑफ रॉक्स भी बता सकते हो? जी सर। थोड़ा बताओ। 3 टाइप्स की जो रॉक्स सर, हैं। 3 टाइप की रॉक होती हैं। एक हाँ। तो इग्नियस रॉक बोलते हैं, एक सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, और एक मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती हैं वो बनती हैं। थोड़ा थोड़ा बताओ इनके बारे में। सर, सेडिमेंट्री रॉक जो होती है, सबसे पहले इग्नियस रॉक होती है, जो लावा जब बाहर निकलता है वो उससे इग्नियस रॉक का निर्माण होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई किसी टाइप की परत नहीं होती है और उसके अंदर बेसाल्ट ज्यादा पाया जाता है, तो कठोर चट्टान होती है, वो इग्नियस रॉक होगी। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक आती है। तो जब इग्नियस रॉक का आफ्टर सम टाइम इरोजन होता है तो वो नदियों के द्वारा, हवा के द्वारा इरोडेड होके उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, और वो किसी समतल जगह पे जाके लेयर के अंदर डिपॉजिट हो जाती है। वो इग्नियस रॉक के जो टूटे हुए पार्टिकल्स होते हैं वो लेयर के अंदर जब किसी स्थान पर जम जाती है तो उसको हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। और एक जो कायांतरित बोलते हैं मेटामॉर्फिक। सर, जब वो सेडिमेंट्री रॉक होती है वो परत दर परत ऊपर उसकी चढ़ती जाती है, तो वो नीचे दबाव महसूस करती जाती है। जब वो नीचे दबती जाती है, जैसे उनके ऊपर से प्रेशर लगता है, तो वो अपना रूप बदल लेती हैं, एक किसी और फॉर्म में वो चट्टानें बन जाती है, उसको मेटामॉर्फिक बोलते हैं, यानी कि जो उसकी काया के अंदर रूपांतरण हो जाता है। ठीक है। ठीक है। तो मैम आपने एक्सप्लेन किया। मेरे को एक थोड़े से अपने स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछने हैं। तो स्कूल्स तो बहुत सारे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं, तो आपको केवीएससी क्यों ज्वाइन करना? व्हाई नॉट एनी अदर? सर, एक्चुअली मेरे को मतलब मेरा जो मोटिव है वो टीचिंग का है। एक्चुअली ये नहीं कि मेरे को केवीएससी ज्वाइन करना है,
अगर मेरे को, मेरे जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, अगर हरियाणा में मुझे ऐसी टीचिंग की कोई अवसर मिलता तो मैं वहाँ भी करती, लेकिन पहले मेरे को जो मौका वो केवीएस ने दिया तो मैं केवीएस तो में। मतलब अगर केवीएस आपको जॉब ना भी दे तो आपको इतना कुछ फर्क नहीं सर पड़ेगा? नहीं, मेरे को टीचिंग करनी है, वो किसी भी फील्ड में हो, कहीं भी हो इंडिया के अंदर, मेरे को सिर्फ टीचिंग से इफेक्ट है। ओके। तो जैसे कि हरियाणा में लंबे टाइम से वैकेंसीज नहीं आ रही थी, तो मेरे को वहाँ मौका नहीं अगर हरियाणा में फ्यूचर में वैकेंसीज आती हैं और आप अप्लाई करते हो, वहाँ सिलेक्ट हो जाते हो, तो क्या केवीएस को आप रिजाइन दे दोगे? सर KVS से? सर नहीं, जैसे एक तो केवीएस के अंदर जो मेरे को अभी, अगर मैं इस पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाती हूँ तो ये मेरी पीजीटी की पोस्ट है। हरियाणा में पीजीटी के लिए एस्टेट रखा गया है, जो कि मेरा क्वालिफाई नहीं है, अगर आएगी तो मैं उसके लिए रिविजन नहीं हो पाऊंगी। ठीक है, तो केवीएस के बारे में क्या जानती हो? सर केवी जो है एक ऐसा संगठन है मतलब इसको मिनी लैब कहा जाता है केवीस को, जो भी जो भारत सरकार है, जो नए नए रूल्स, जो रेगुलेशन, जो मेथड शिक्षा के ऊपर अप्लाई करती है, वो सबसे पहले केवी में करती है। अच्छा ठीक है, रूल और मेथड की बात करते हैं। एनईपी 2020 के बारे में क्या बोलना है? सर इसके फीचर्स बता दो। सर एनईपी 2020 में जैसे 10+2 की जो ढांचा है उसको बदल के 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में बदल दिया गया है। ऐसा कहा गया है कि 34 इयर्स के बाद में कोई एजुकेशन में कोई पॉलिसी लेके आ गई, तो लास्ट टाइम कब लेके आ गए थे पॉलिसी? सर लास्ट टाइम पे तो 1986 में ही आई थी, उसके बाद 92 में भी कुछ हुआ था क्या? सर 92 में तो कुछ नहीं हुआ एजुकेशन के फील्ड में? सर एक्चुअली वो तो मुझे अभी ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं। 2005 में क्या आया था? सर एनसीएफ आया था, एनसीएफ की फुल फॉर्म बताओ। सर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या क्या 2-3 बातें मेन थी इसमें? सर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर एक तो बच्चों को बगैर बोझ की शिक्षा देनी थी, दूसरा बच्चे फ्री होके उनके अंदर मतलब दंड वाली जो चीज, जो मतलब नेगेटिव एनफोर्समेंट। जी सर, वो खत्म कर दी गई थी, और उसमें बगैर बोझ की शिक्षा की बात की गई थी। बगैर बोझ आपने 2 बार बोल दिया, एक ही बार बोलना था। एक पॉइंट और बता दो बगैर बोझ की जगह। सर उसमें बच्चों को होलिस्टिक अप्रोच पर अच्छा, होलिस्टिक अप्रोच है या होलिस्टिक डेवलपमेंट है, क्या होता है ये? सर होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात ऑल डेवलपमेंट में क्या क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं? जैसे मानसिक विकास बच्चे का, मानसिक शारीरिक विकास, विकास, शारीरिक कर सकते हैं, ठीक जी है। सर। और जैसे फिजिकल तो शारीरिक ही हो गया, शारीरिक, मेंटल और ठीक है। एक टर्म आपने सुना है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जी सर। क्या होता है ये? सब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में हम डिफरेंट तरीके से बच्चे को स्टडी करवाते हैं। फॉर एग्जांपल आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो तो क्या जी सर। है? सर उसमें हम एक तो लेक्चर मेथड के द्वारा भी कर सकते नहीं, हैं। लेक्चर नहीं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से बोल रहा हूं मैं। टीचिंग जिसको- मतलब अप्रोच नहीं बोल रहा हूं, टीचिंग की कौन से अप्रोच है, जी मैं सर। एक अप्रोच मल्टी डिसिप्लिनरी भी है, आप लेक्चर बोल रहे हो वो भी है, जी सर। बट मल्टी डिसिप्लिनरी क्या होता है? सर डिफरेंट वे से बच्चे को स्टडी करवाना, जिस फॉर प्रकार एग्जांपल सर जिस प्रकार से उनके बच्चे के रियल लाइफ से जोड़ के, या मैप का यूज करके, या फिर डायग्राम के थ्रू, ब्लैक ये बोर्ड का मल्टी यूज करके। डिसिप्लिनरी तो नहीं है। सर मल्टी डिसिप्लिनरी में हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, वहां पे कोई टर्म हिस्ट्री का आ गया, जी सर, तो मैं सर उसको रिलेट करके। हिस्ट्री से रिलेट कर जी सकता सर। हूं। अगर वहां इकोनॉमिक्स का टर्म आया तो मैं इकोनॉमिक्स से जी रिलेट सर। कर सकता हूं, जी क्योंकि ये सोशल साइंस है। जी सर। तो सोशल स्टडीज और सोशल साइंस में क्या डिफरेंस होता है? सुना आपने एसएसटी बोलते हैं सोशल स्टडीज, जी सर। जो सेकेंडरी एजुकेशन हाँ है। जी। फिर हम सीनियर सेकेंडरी में उसको मतलब बोल रहे हैं, फिर जी अलग सर। अलग पार्ट्स में डिवाइड करें। ज्योग्राफी एक पार्ट होता है उसका। जी सर। तो क्या डिफरेंस है एसएसटी में और सोशल साइंस में? सर एसएसटी को ही बोलते हैं सोशल साइंस। मतलब सेम है, एक ही बात है? सर जैसे कि 8th क्लास तक उसको कंबाइंड रूप में पढ़ाया जाता है, जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी है, उसको सोशल साइंस बोलते हैं, लेकिन आगे चलकर ये डिफरेंट ब्रांचेस में हो जाते हैं। नहीं, चलो अब जैसे इसी कुछ ऐसा डिफरेंस है, जैसे आपने सिलेबस सुना होगा कि सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम आपने सुना होगा। दूसरा होता है करिकुलम। जी सर। सुना आपने करिकुलम? जी सर। क्या डिफरेंस है दोनों में? सिलेबस और करिकुलम क्या होता है? सर करिकुलम के अंदर, करिकुलम एक विस्तृत कह सकते हैं कि एक विस्तृत अवधारणा है, और पाठ्यक्रम उसका एक पार्ट है। हाँ, ये तो आप डेफिनेशन बोल रहे हो, रिलेटिव चीजें बोल रहे हो, जिससे तो उसको सिंपलीफाई करके बताओ।
सर पाठ्यक्रम के अंदर जैसे कि फिक्स कर दिया जाता है कि इस बुक के अंदर इतने चैप्टर पढ़ाने हैं, लेकिन पाठ्यक्रम ऑल और सभी सब्जेक्ट उसके अंदर इंक्लूड होते हैं कि करिकुलम एक उसके बड़ा अंदर टर्म है, मेथड्स जो होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। मतलब करिकुलम एक बड़ा टर्म है और उसके जी सर। अंडर में सिलेबस आता सिलेबस है। आता है। तो करिकुलम एक अम्ब्रेला टर्म है, जी बोल सर, सकते हैं। जी सर, सोशल साइंस में एक अम्ब्रेला टर्म है, जी सर, उसके अंदर में एसएसटी के 4 पार्ट्स जी सर। पढ़े। ऐसे सोशल साइंस में और भी साइंसेस होती जी हैं, सर, ठीक है। फिजिकल साइंस एक अलग है, जैसे हम जी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो भी साइंस है। जी सर, पर सोशल साइंस में रिलेटेड टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी सुना आपने, एक टर्म होता है, जी सर, ये भी एक सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है ये, जी सर। ठीक। और मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, ज्योग्राफी का क्या होता है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है, जी राइट? सर, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स खासकर जो आप देखेंगे मैथ्स या साइंस, मैथ्स की तरफ खासकर जो इंक्लाइंड हो, वो थ्योरी से ना बोर हो जाते हैं। जी सर, तो ऐसा हो सकता है कि जो मैथ्स में स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हो वो आपकी क्लास में थोड़े से लोअर एक प्लेस पे रहते हो और अच्छा परफॉर्म ना करते हो, जी सर, या कई वैसे वीक स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ज्योग्राफी पसंद ही नहीं है। जी सर, तो ये क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये फिर थोड़ा सा डिसिप्लिन हैम्पर करते हैं, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं क्लास में, जैसे बातें करते रहेंगे जब आप पढ़ा रहे हो, हंसने लग जाएंगे। जी सर, तो अगर सपोज कोई स्टूडेंट है जो चुप ही नहीं हो रहा, हंसी जा रहा है, क्लास को भी डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे? सर एक तो यही बात आती है कि मैं अपने टॉपिक को इतना इंटरेस्टिंग बनाऊंगी, इतना सिंपल वे में बच्चों के सामने प्रस्तुत करूंगी कि उनको भी उसमें इंटरेस्ट आए। अगर इंटरेस्ट बच्चों को आ गया टॉपिक में तो ऑब्वियसली वो इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं करेंगे। दूसरा, मैं उनसे बार बार क्वेश्चनिंग कर सकती हूँ, जैसे साथ साथ पढ़ा रही हूँ, साथ साथ उनसे क्वेश्चनिंग कर सकती हूँ। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन और है कि अगर आप लेसन प्लानिंग बनाते हैं कि मुझे ये लेसन पढ़ाना है, अगर आपकी जो प्लानिंग आपने बनाई है लेसन के जो पढ़ाने के लिए, अगर अकॉर्डिंगली नहीं चलती है, हो सकता है कि उसमें नहीं चला हो, किसी भी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, तो पहले तो ये बताओ रीजन क्या हो सकता है और उस रीजन को आप कैसे उसको मतलब करेक्ट करोगे उस रीजन को, इफ देयर इज सम लूप होल्स तो कैसे उनको ठीक करोगे? जी सर, अगर मैं लेसन प्लान बनाती हूँ जिस अकॉर्डिंग मैं पढ़ाना चाहती हूँ, हो सकता है वो उस वे में नहीं पढ़ा पाऊंगा उसको, तो मैं उसको अगले दिन दोबारा सेकंड वे में दोबारा प्रिपेयर करके मैं दोबारा उस चीज़ को पढ़ाऊंगी। दोबारा लेसन प्लान में जो मेरी कमियां रही हैं उनके ऊपर काम करके मैं दोबारा उसको तैयार करूंगी, तो अगले दिन मैं सपोज दूसरे दिन में भी आपको वो कमी फिर भी रह गई हो, जी सर, ठीक है, आपको पता लगा कोई तो कमी थी, जी फिर भी वो कमी दूर नहीं हुई, तब क्या करोगे? सर, जैसे मैं और जो सीनियर मेरे टीचर्स हैं मैं उनकी हेल्प ले सकती हूँ। ठीक है। एक बस आखिरी क्वेश्चन है मेरा आपसे, ये है, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ शुरू में जब आपने कहा कि केवीएस में कुछ कहीं और भी पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी हो, तो वो भी आप ले लेंगे। तो फिर अब बस मुझे ये जानना है आपसे कि केवीएस अगर आपको हायर करे जी सर, तो बस 3 पॉइंट्स बता दीजिए, 3 पॉइंट्स आपकी भाषा में जैसे भी, कि 3 रीजन हम आपको क्यों हायर। सर देखिए, एक पहला तो ये है कि मैं अपनी क्लास को काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा सकती हूँ। ओके, दूसरा है मैं पूरी क्लास को इंगेज कर सकती हूँ। ओके, और तीसरा है एक जो वीक स्टूडेंट है उनको मैं मोटिवेट कर सकती हूँ, और मेरे अकॉर्डिंग यही टीचर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए जो मैं अपने आप में देखती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।